हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण की जो सितंबर 2022 की पीडीएफ है वो अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो सितंबर 2022 के एडिशन में इंपॉर्टेंट सार संग्रह दिए हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे स्मरणीय तथ्य हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होंगे। तो इस वीडियो में आपके लगभग 150 से भी ज़्यादा MCQ कवर होंगे। तो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली है इसके संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता था। तो इसका राइट आंसर है मलिक अंबर को। फिर है नाना घाट अभिलेख है, ये किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो नाना घाट अभिलेख में हमें मिलती है जानकारी शातकर्णी प्रथम की। फिर है किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति के फारसी में अनुवाद किया था और उसका नाम तूतीनामा रखा था। तो ये थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो ग्रंथ था शुक सप्तति जो कि संस्कृत में लिखा गया था और इसे लिखा था चिंतामणि भट्ट ने। इसके बाद इसका फारसी में अनुवाद किया गया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा और इसका नाम रखा गया था तूतीनामा। फिर बताना है आपको कि जो बेदरा का युद्ध था ये कब लड़ा गया था। तो जो बेदरा का युद्ध था ये 1759 यानी कि 1759 में लड़ा गया था और ये युद्ध था अंग्रेजों और डचों के बीच में। फिर है अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल। यहाँ पे नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो। फिर है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था इरफान हबीब के द्वारा, इरफान हबीब। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमई ये जो अधिकारी था ये किस क्षेत्र से संबंधित था, आपको ये बताना है। एग्रोनोमई एक अधिकारी को कहा जाता था मौर्य काल में। आपको बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये जो अधिकारी थे ये संबंधित थे राजस्व प्रबंधन से। फिर है वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर जिले का क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो उस समय ये महाजनपद थी अंग महाजनपद। जो अभी प्रेजेंट में भागलपुर और मुंगेर जिले हैं ये पहले अंग महाजनपद में आते थे। फिर है जो 16 महाजनपद थी तो आपको बताना है कि उनमें से किस महाजनपद की जो राजधानी थी वो जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र मानी जाती थी। तो जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी ये जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र मानी जाती थी। वत्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है ये धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है भारतीय स्वतंत्रता और आंदोलन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया स्वतंत्रता दिवस। तो इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। इस कारण से लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना था। नेक्स्ट है किस देश ने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन उसका ये प्रयास असफल रहा। तो ऐसा ट्राई किया था पुर्तगाल ने। ठीक है, तो भारत की जब आज़ादी हुई थी तो उसके बाद पुर्तगाल ने ट्राई किया था कि गोवा को अपना राज्य घोषित कर दे, लेकिन उसका जो प्रयास था पूरी तरह से असफल रहा था। तो इसका आंसर आपको याद रखना है पुर्तगाल। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। इससे क्वेश्चन है आपको बताना कि जो रॉलेट एक्ट है ये किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1919 में। फिर है मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये दिन था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946। फिर है 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आपको ये बताना है, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 संबंधित है दांडी मार्च से। इस कारण से भारत के इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। तो ये अधिनियम था मिंटो मार्ले सुधार 1909। मिंटो मार्ले सुधार 1909 के बाद यहाँ पे
सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली शुरू की गई थी। फिर है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक बर्बर बर्बादी बताया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था? तो 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है इसको हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और उसके बाद ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया था। डेट याद रखिएगा 18 जुलाई 1947। फिर पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? आपको ये बताना है। तो 1918 में पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा कि 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये ताप्ती नदी के तट पे हुआ था सूरत पे। और आपको अभी बताना है कि अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता जी ने। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करेंगे। तो इसके द्वारा उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो ये भी है राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। तो ये रिट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परमादेश यानी कि मेंडेमस। परमादेश यानी कि मेंडेमस। फिर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरारी, ये किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो ये अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधित त्रुटि के आधार पर इसे जारी किया जाता है। किसे? उत्प्रेषण को। फिर है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 323 का। नेक्स्ट है किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका आंसर है अधिकार परीक्षा। फिर है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश यानी कि मंडेमस के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? तो किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है इसे। फिर है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। आगे है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें पहला क्वेश्चन है बेंगुएला महासागरीय धाराएं क्या हैं? तो ये शीत जल धारा है। फिर है डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये किस सागर में स्थित है? तो यह है उत्तर सागर में। फिर है क्याबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? तो ये है लोकतक झील में अवस्थित। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? क्याबुल लामजाओ। कहाँ पे है? लोकतक झील में। नेक्स्ट है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग जो है ये नगरीय है? तो ये धार्मिक समूह है जैन, इनका सर्वाधिक भाग जो है ये नगरीय है। फिर है त्सो मोरारी, ये ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। त्सो मोरारी कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। फिर है काराकुम मरुस्थल, आपको बताना है कि किस देश में है ये? तो ये है तुर्कमेनिस्तान में, काराकुम मरुस्थल। फिर है बेजा
नृजातीय समूह कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मिस्र यानी कि इजिप्ट में। फिर है पगलारिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम के बक्सा ज़िले में। असम के बक्सा ज़िले में है पगलारिया नदी और इसी नदी पे है पगलारिया बांध परियोजना। फिर है जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? तो ये है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, इसे कहा जाता है जनसांख्यिकीय लाभांश। फिर है शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, तो ये गैस है मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है पर्यावरण एवं जैव विविधता, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक यानी संकेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है लाइकेन को। फिर है स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है किसके द्वारा? तो ये मोटाई नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। फिर है प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला जो सबसे जहरीला पदार्थ है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डाइऑक्सिन। फिर है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये शुरू किया गया था वर्ष 2019 में। इसके बाद है जो हमारे बादल हैं, आपको बताना है कि इनका जो आकार होता है ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है? तो जो बादल का आकार है ये निर्भर करता है वाष्पीकरण चक्र पे। फिर है 1983 में यानी कि 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर एक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था। आपको बताना है कि उस आंदोलन का नाम क्या था? तो उस आंदोलन का नाम था अप्पिको। कब हुआ था? 1983 में। कहाँ पे? कर्नाटक में। फिर है जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है? तो ये संकेत करती है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। फिर है फ्लाई ऐश, ये अपशिष्ट किससे उत्पादित होता है? तो यह होता है थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित। कौन सा अपशिष्ट है? फ्लाई ऐश। फिर है पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी कि सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन कहाँ पे है? ये बताना है। तो यह है अहमदाबाद में। इसके बाद है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है आपको बताना है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। आगे है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये संकल्पना की गई थी रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। नेक्स्ट है किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता के जरिए बेचने हेतु तैयार मात्रा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रति। नेक्स्ट है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी यदि कुल व्यय समान रहता है तो मांग की लोच कैसी होती है? ये होती है लोचदार। फिर है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांगी जाने वाली मात्रा यदि अपरिवर्तित होती है तो मांग की लोच कैसी होगी? तो यह भी होगी लोचदार। फिर है प्रथम योजना काल जो कि 1951 से 1956 था, तो इसका मॉडल किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित था? तो यह आधारित था हेरोड डोमर मॉडल पे। कौन सा मॉडल था? हेरोड डोमर मॉडल। फिर है विकास की हिंदू दर, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी राजकृष्ण जी के द्वारा। फिर है उपभोक्ता को अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि सभी मंदों की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत बराबर हो। यह नियम जो है ये कौन सा नियम कहलाता है? तो इस नियम को कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। फिर राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? तो उस अर्थशास्त्र को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। फिर अर्थशास्त्र की किस शाखा में एक व्यक्तिगत इकाई, परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है? तो ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर है राजकोषीय नीति का आधारभूत लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है स्थिरता के साथ तीव्र विकास। फिर यहाँ पे सामान्य विज्ञान और तकनीकी आती है, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है तो जो हमारा सोलर सेल है ये सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपको ये बताना है। तो सोलर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर है नायलॉन क्या है? तो नायलॉन है पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड को कहते हैं नायलॉन। फिर है पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? तो पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। फिर आपको बताना हीरा क्या है?
तो हीरा जो है प्योर कार्बन होता है, यानी कि शुद्ध कार्बन है। फिर आगे देखिए, रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। फिर आपको बताना लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, ये किस भौतिक राशि की इकाई है? तो लाइट ईयर से नापते हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी। फिर है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है उस पर, और ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वनाइजेशन, जिसके द्वारा जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे में ताकि उस पर जंग ना लगे। फिर शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो यह हमारा हार्ट, यानी कि हृदय। नेक्स्ट है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में जो किया गया कार्य है इसे उठाने की अपेक्षा में कम होता है ढालू सड़क पे, इसलिए वहाँ पे आसान होता है। फिर है प्रतिदिन सामान्यतः हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कता है कम से कम 1 लाख बार, एक दिन में 1 लाख बार। आगे शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति क्या है? तो यह है समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका है? तो यह कहा गया था स्किनर के द्वारा। फिर है बुद्धि लब्धि, यानी कि जिसे IQ आप कहते हैं, इसका प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था टरमैन के द्वारा। फिर पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कौन सा होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सहानुभूतिपूर्ण। फिर है कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है, कैसे? तो नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल करके। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख पद कौन हैं? तो ये हैं शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहारात्मक परिवर्तन। फिर है पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वस्तु पर, ठीक है, वस्तु पर विजय पाने से संबंधित है। फिर है बुद्धि के वह कौन से कारक हैं जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है? एक सिद्धांत दिया गया था गार्डनर के द्वारा जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है, तो कौन से कारक है बुद्धि के जो इस सिद्धांत से संबंधित है, हमको ये बताना है। तो ये हैं भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। आगे यहाँ पे संप्रेषण और संचार, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है इसमें किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं प्रबंधन वर्ग के परस्पर संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मानवीय संबंध। फिर संचार के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? तो यहाँ पे आप सभी को पता है 3 तत्व होते हैं, कौन कौन से? संप्रेषक, संदेशज और संप्रेष। फिर है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो वह कौन सा संचार होता है? यह होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। फिर है किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, इसके साथ ही निर्णय लेने को सहज बनाना। फिर एनकोडिंग, चैनल और डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? तो ये हैं संचार सिद्धांत के बुनियादी घटक। फिर संदेश भेजने की क्रियाओं के व्यवस्थित क्रम, स्वरूप और ढंग को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है संप्रेषण प्रक्रिया। फिर संप्रेषण प्रक्रिया में किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं प्रबंधन वर्ग के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मानवीय संबंध। फिर जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर किस नेटवर्क में होता है? तो ये होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में। फिर है कालिक संप्रेषण का अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। फिर संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि किसकी होती है? तो इसका आंसर है कभी कभी ये गैर इरादतन होती है।
इसके बाद है खेलकूद। खेलकूद के क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तो जो स्विमिंग पूल होता है तैराकी का, इसमें 8 लेन होते हैं। फिर है सिली पॉइंट। आपको बताना है कि किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को। तो सिली पॉइंट यूज़ होता है क्रिकेट में। फिर है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? तो 4 ग्रैंड स्लैम हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, और फ्रेंच ओपन को ही एक और नाम से जाना जाता है जो कि है रोलैंड गैरोस। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। फिर है विश्व विख्यात रोला गैरो। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है लॉन टेनिस से। ठीक है, और ये रोलैंड गैरोस के नाम से ही फ्रेंच ओपन जाना जाता है। फिर है बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो यह है कटक में। फिर है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का भारत का, यह है डूरंड कप। फिर है भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? तो ये थी अंजलि राजगोपाल। फिर है भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीके नायडू जी को। फिर है स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या कहते हैं? तो स्केटिंग खेला जाता है रिंक में। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कृषि में। तो कृषि में पहला क्वेश्चन है सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? ये है राजमुंदरी में। फिर है गेहूं का काला टिक रोग यानी कि ब्लैक टिक डिसीज़ किसके कारण होता है? तो यह होता है फफूंदी के कारण। फिर है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो वनों का अध्ययन होता है इसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। फिर धान का प्रसिद्ध खैरा रोग है, आपको बताना है कि किसके कारण होता है ये खैरा रोग धान में? तो ये होता है जस्ता की कमी के कारण। फिर है किसे मानव उत्पादक धान अन्न यानी कि मैन मेड सीरियल्स कहा जाता है? तो ये हैं ट्रिटिकेल्स। फिर है मटर में माश रोग, ये माश रोग क्यों होता है? तो ये होता है मैग्नीज की कमी के द्वारा। किसमें होता है? मटर में होता है। फिर है बोनी स्पीसीज जो है ये किस फसल की प्रजाति है? तो ये है टमाटर की प्रजाति। फिर है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। फिर है सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत। इसके बाद है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पुराना और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सबसे पुराना फल कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना फल कौन सा है? आपने शायद ये क्वेश्चन कभी सुना होगा। तो जो सबसे पुराना फल है ये खजूर है। फिर है आगे कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 डिवाइस को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? तो इंटरफेस करते हैं, इंटरफेसिंग। तो इंटरफेस की मदद से 2 डिवाइस को आपस में जोड़ते हैं। फिर है CPU के निर्देशानुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है डिवाइस कंट्रोलर। फिर है CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंतर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? तो यहाँ पे बफर होने चाहिए, तभी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाए जाते हैं CPU में, इनके बीच में रफ्तार का जो अंतर उसको बराबर किया जाता है बफर की मदद से। फिर अब प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे पैरेलल इंटरफेस के द्वारा प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। फिर है वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी ख़राब कर देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन। तो इसे वायरस कहा जाता है। फिर सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प यानी कि आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं? तो ये आधारित होते हैं नॉन वॉन न्यूमन डिज़ाइन पे। फिर भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया था 1961 में। फिर मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। एक्सपेंशन स्लॉट, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाया जाता है। फिर मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम को लगाते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहाँ पे रैम लगती है उसे मेमोरी बैंक कहा जाता है। इसके बाद जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोल्ड। ठीक है, कोल्ड बूटिंग।
कोल्ड बूटिंग। फिर यहाँ पे विविध, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? इसका संबंध है बांस की कला से। फिर है आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कम प्रारंभ किया था? तो यह हुआ था 1927 में। फिर है संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है लावड़ी। तो ये लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है महाराष्ट्र से। फिर है कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा यानी कि डायलेक्ट में लिखते थे? तो यह लिखा करते थे अवधी भाषा में। फिर है सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में कितने का अंतर होता है? तो यहाँ पे तारत और गुणता दोनों में अंतर होता है। फिर है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर। ले कोर्बुजियर ये किस देश का नागरिक था? ये चंडीगढ़ का वास्तुविद था ले कोर्बुजियर। ये आपको बताना किस देश का नागरिक था? तो ये नागरिक था फ्रांस का। फिर है पुष्कर मेला, आपको बताना कहाँ पे आयोजित होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आयोजित होता है पुष्कर में ही। और पुष्कर कहाँ है? ये है राजस्थान में। फिर है सालार जंग संग्रहालय, यह कहाँ है? यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट है किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा के जो राजा थे रामचंद्र सिंह जी ने। फिर है गुरु केलुचरण महापात्र। गुरु केलुचरण महापात्र ये किस नृत्य शैली के निपुण थे? किस नृत्य शैली में निपुण थे ये? तो ये उड़ीसी नृत्य में निपुण थे। कौन थे? गुरु केलुचरण महापात्र। अब यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में कहाँ पे एक डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के देवघर में एक डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक बैद्यनाथ धाम में स्थित है देवघर में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देवघर में। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है और उद्घाटन भी किया है। और रांची के बाद बात करते हैं तो ये दूसरा एयरपोर्ट होगा झारखंड में। झारखंड में 2 एयरपोर्ट हो गए, रांची और देवघर, तो दोनों आपको याद रखने हैं। फिर है भारत की किस 94 वर्षीय महिला एथलीट ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं? तो ये है भगवानी देवी डागर। भगवानी देवी डागर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी ये फिनलैंड में हुई थी, ये याद रखिएगा, फिनलैंड में हुई थी। और यहाँ पे भारत की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है और गोला फेंक में कांस्य पदक भी जीता है। इसके बाद है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग होने वाले किस तत्व की प्रचुर मात्रा प्राकृतिक रूप से अभी राजस्थान में प्राप्त हुई है? तो ये है यूरेनियम। तो राजस्थान के सीकर जिले में रोहिला में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार का पता लगाया गया अभी हाल ही में, और इस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। तो करंट के क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस हैं। फिर है राज्यसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रस्तुत की है? तो अध्यक्ष थे PPK रामाचारुल। PPK रामाचारुल। तो राज्यसभा के पूर्व महासचिव हैं ये PPK रामाचारुल। इनकी अध्यक्षता में गठित पैनल ने अभी हाल ही में राज्यसभा चेयरमैन एवं उपराष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके बाद भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने अभी हाल ही में भारत में विकसित पहले सर्वाइकल कैंसर रोधी किस टीके के विनिर्माण एवं विपणन की स्वीकृति प्रदान की है? तो इस टीके का नाम है QHPV। ठीक है, QHPV मतलब कि क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, QHPV। इसके बाद है इसरो। हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंडों आदि से सुरक्षित करने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया है इसरो ने? तो इस प्रणाली का नाम दिया गया है IS-4OM। ठीक है, IS-4
OM यानी कि इसरो सिस्टम फॉर सेल्फ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, IS फॉर OM, इसका नाम याद रखना है। इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। इसके बाद है टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है। तो 2 स्टेट यहाँ पे 2 जगह कह सकते हैं कि शामिल किए गए हैं टाइम मैगजीन में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में। ये है केरल और अहमदाबाद। ठीक है, केरल और अहमदाबाद। तो केरल को इको टूरिज़्म हॉटस्पॉट के रूप में शामिल किया गया है और जो अहमदाबाद है इसको हायर लर्निंग स्थान के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है टाइम आउट इंडेक्स 2022 के आधार पर विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के कौन से 2 शहर सम्मिलित हैं। तो ये है मुंबई और दिल्ली। तो अमेरिका की मीडिया कंपनी है टाइम आउट वेस्ट सिटीज़ 2022, यानी कि जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ शहर हैं उसमें से 2 भारत के शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से जो मुंबई है ये 14th नंबर पे है और दिल्ली जो है ये 26वें नंबर पे है। इसके बाद भारत में गुजरात में पाया गया पहला मरीज जिसका कौन सा दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। तो अभी हाल ही में गुजरात में एक मरीज पाया गया है जिसमें एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप पाया गया है और ये भारत का पहला मरीज है, इस कारण से न्यूज़ में है, चर्चा में है करंट में। तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसका नाम आपको याद रखना है, ये है EMM निगेटिव, EMM निगेटिव। तो ये भारत में इस दुर्लभ ब्लड ग्रुप का पाया जाने वाला पहला व्यक्ति है। इसके अलावा पूरे विश्व में ये 10वां व्यक्ति है। इतना रेयर है कि पूरे विश्व भर में सिर्फ 10% ही अभी तक ऐसे मिले हैं जिनमें ये ब्लड ग्रुप पाया गया है, EMM निगेटिव। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान सूची में कौन सा है। तो भारत रहा है 135वें स्थान पे। टोटल यहाँ पे 146 देशों की सूची बनाई गई थी जिसमें भारत रहा है 135वें स्थान पे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिला के बीच में जो जेंडर गैप है ये 0.629 है और इसी के साथ भारत 135वें पे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमर उजाला शब्द सम्मान 2022 के लिए आकाशदीप सम्मान किन 2 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। तो 2 लोगों को सम्मान दिया जाएगा, शेखर जोशी और प्रतिभा राय को। तो दैनिक समाचार पत्र है अमर उजाला, आप जानते ही होंगे अमर उजाला के बारे में। तो इनके द्वारा सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है शब्द सम्मान। तो 2022 का ये जो शब्द सम्मान है ये शेखर जोशी को दिया जाएगा हिंदी में साहित्य के लिए और उड़ीसा भाषा की साहित्यकार प्रतिभा राय को दिया जाएगा। इन 2 पर्सन को दिया जाएगा। फिर भारत के योजना निर्माण के प्रमुख नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अभी हाल ही में किसे बनाया गया है। तो नए CEO बन गए हैं नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर भारतीय नौसेना ने अपनी किस पनडुब्बी को 35 वर्षों की शानदार सेवा देने के बाद अभी हाल ही में सेवा मुक्त किया है। तो ये है INS सिंधु ध्वज। हाल ही में INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। फिर है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का कौन सा चौथा युद्धपोत अभी हाल ही में कोलकाता में जलावतरित किया गया है। तो यह है Y3023 दूनागिरी, Y3023 दूनागिरी। इसके बाद है भारत की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है। तो ये है PV सिंधु ने यहाँ पे फाइनल मैच में चीन की वांग झी को हराकर सिंगापुर ओपन का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। इसके बाद देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के करंट अफेयर्स। तो जो कि पहला क्वेश्चन है नासा से रिलेटेड है। तभी हाल ही में नासा के किस शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन ने पहली बार गहरे अंतरिक्ष की रंगीन तस्वीर खींची है। तो ये जो शक्तिशाली दूरबीन है नासा का है और इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। इनकी अभी हाल ही में एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में आर्थिक संकट के चलते जनता ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर कब्जा कर लिया है। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका।
फिर है भारत के किस सैन्य अधिकारी को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। इसके बाद किस विदेशी थिएटर डायरेक्टर जिन्होंने महाभारत का मंचन किया था, उनका हाल ही में पेरिस में निधन हो गया है? तो ये हैं पीटर ब्रूक। इसके बाद जापानी वैज्ञानिकों ने पहली बार फ्रीज ड्राइड स्किन सेल से एक चूहे को विकसित किया था, चूहे के क्लोन को विकसित किया था। आपको बताना है कि उस जो चूहा था उसका नाम क्या दिया गया था? तो उसका नाम दिया गया था डोरामी। फिर है 53 शहरों की टाइम आउट वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ 2022 सूची में अभी हाल ही में जारी की गई, जो कि हमने अभी राष्ट्रीय वाले सेक्शन में भी पढ़ा था, जहाँ पे दिल्ली और मुंबई का नाम दिया गया था। तो आपको बताना है कि उस सूची में पहला स्थान के शहर को दिया गया है। तो स्कॉटलैंड का शहर जिसे कहा जाता है एडिनबर्ग, तो उस सूची में सबसे ऊपर रहा है एडिनबर्ग। इसके बाद है लॉन टेनिस की विंबलडन प्रतियोगिता 2022 की महिला एकल वर्ग एवं पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? तो महिला एकल वर्ग में विजेता बनी हैं एलिना रिवाकीना और पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। तो जो एलिना रिवाकीना है ये कजाकिस्तान की हैं, और इसके अलावा जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है I2U2 की अभी हाल ही में संपन्न ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में किन राष्ट्रों के शासन प्रमुखों ने भाग लिया था? तो यहाँ पे भाग लिया था भारत ने, इजराइल ने, यानी कि इंडिया और इजराइल, तो ये हो गया I2। इसके अलावा USA और UAE यानी कि UU यानी कि U2। तो इंडिया, इजराइल, USA, UAE, तो क्या नाम दिया गया था इसे? I2U2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 19वें एशियन गेम्स आयोजन की नई तिथियां जारी की गई हैं, और ये जो खेल है ये कहाँ प्रस्तावित हैं ये आपको बताना है। तो 19वें एशियन गेम्स होंगे चीन में कहाँ पे? चीन में हांगझोउ पे, ठीक है। तो कोविड-19 के कारण इनको पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब ये चीन के हांगझोउ में होंगे फिर से 2022 के सितंबर में। फिर अब भारत के पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में किसे नया राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुना गया है? तो नए राष्ट्रपति बन गए हैं श्रीलंका के रनिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है जमैका की किस महिला धावक ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर रेस रिकॉर्ड 5वीं बार जीती है? तो ये है सैली एन फ्रेजर प्राइस। इन्होंने रिकॉर्ड 5वीं बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर रेस को जीता है। इसके बाद 2028 के समर ओलंपिक्स के आयोजन की तिथियां अभी आयोजनकर्ताओं ने हाल ही में घोषित की हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आयोजन होगा अमेरिका में कहाँ? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। तो कब होंगे ये? 2028 के जो समर ओलंपिक हैं ये होंगे जुलाई में, कहाँ पे? लॉस एंजलिस में। इसके अलावा लॉस एंजलिस में इसके पहले 1932 और 1984 में भी समर ओलंपिक हो चुके हैं। इसके अलावा इस 2028 से पहले 2024 के समर ओलंपिक होंगे, जो कि फ्रांस के पेरिस में प्रस्तावित हैं। तो ये आपको अलग से फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत एक करार के तहत किस अफ्रीकी राष्ट्र से 8 चीते संभवतः ला रहा है? तो भारत एक करार के तहत नामीबिया से 8 चीते लाएगा। ये जो चीते हैं इनको मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में रखा जाएगा। कूनो पालपुर अभ्यारण्य का है मध्य प्रदेश में, वहीं पे इन चीतों को रखा जाएगा। फिर है एशिया क्रिकेट कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? एशिया कप जो क्रिकेट का हो रहा है आप सभी को पता है कि श्रीलंका में होने वाला था ये पहले, लेकिन जो वहाँ पे आर्थिक अस्थिरता चल रही है, आर्थिक संकट चल रहा है, इस कारण से इसे शिफ्ट कर दिया गया, और अब ये जो टूर्नामेंट है UAE में खेला जा रहा है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक आए, उसकी वीडियो आए, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलरली PDFs मिल जाती हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर की, मैगज़ीन की, जॉब से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आती है उसकी, डेली करंट अफेयर मिल जाता है, वोकैब मिल जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट जीके हैं, फैक्ट हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है ईज़िली।
तो टेलीग्राम की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।